दूसरी प्रॉपर्टी, और दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ओबे करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? ए डॉट इन ब्रैकेट बी प्लस सी बराबर होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के। तो इसका प्रूफ कुछ इस तरह से देख लो कि हमने कंसिडर किया वेक्टर ए बी और सी डिफरेंट डायरेक्शंस में, और सबसे पहले हमने बी और सी को ऐड करके देखा। तो जब बी और सी को ऐड किया तो लेट सपोज वो बराबर आ गया आर के, जो कि डायग्राम में नज़र भी आ रहा है। तो अगर मुझे ए डॉट आर मालूम करना है तो वो किस तरीके से हो सकता है? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दिया और दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन जो पहले वेक्टर पे बन रहा है, यानी कि आर ए प्रोजेक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा होगा, जो कि सी ए और सी ए आर ए को ऐड करके आ सकता है। तो दूसरे स्टेप में देख लो कि जो प्रोजेक्शन है, आर का प्रोजेक्शन जो ए के ऊपर बन रहा है वो ओ से लेके एन तक का है। ठीक है, तो ओ से लेके एन तक का हमने प्रोजेक्शन बनाया, और ये जो ओ से लेके एन है इसको हम फाइंड कर सकते हैं ओ से लेकर एम प्लस एम से लेके एन, जो बराबर खुद किसके है? जो बराबर है ओ से लेके एम बराबर है बी ए के, यानी कि बी का साया जो ए पर बन रहा है, और इसी तरीके से एम एन बराबर है सी ए के, यानी कि सी का साया जो किस पर बन रहा है? ए के ऊपर। तो इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, ए बी ए यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए प्लस ए का मैग्नीट्यूड और प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन टू ए, और ये खुद किसके बराबर होगा? ए बी ए को मल्टीप्लाई किया जाए अगर बी का प्रोजेक्शन जो ए पर बन रहा है तो वो ए डॉट बी के बराबर आता है, और इसी तरीके से अगर ए के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई किया जाए प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन टू ए तो वो ए डॉट सी के बराबर आ सकता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ए डॉट इन ब्रैकेट बी प्लस सी, वो बराबर आ सकता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो इसका मतलब कंफर्म है जो डॉट प्रोडक्ट है बिटवीन टू वेक्टर्स वो कम्यूटेटिव भी होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। तो सबसे पहले अगर मुझे डिफाइन करना है प्रोजेक्टाइल मोशन को, तो ज़रूरी है कि पहले ये बात तो समझ में आ जाए कि हम प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं। तो देखो, प्रोजेक्टाइल एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि आज़ादाना तौर पे गिर रहा हो, किसमें? ग्रेविटेशनल फील्ड में। और जब हम कहते हैं फॉलिंग फ्रीली, तो हमारे कहने का मतलब ये होता है कि ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। ठीक है, और वो जो ऑब्जेक्ट है जो फ्री फॉलिंग है इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, उसे प्रोजेक्ट किया गया है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, और कुछ उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, फॉर एग्जांपल उसको थीटा का नाम दिया है। तो ऐसे एक ऑब्जेक्ट को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल, और फिर वो ऑब्जेक्ट जो मोशन करता है उसे कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। एक ऑब्जेक्ट जिसे इनिशियल वेलोसिटी v दी जाती है तो वो कवर करता है अपना पाथ, एक सेमी पैराबोलिक पाथ होता है, ठीक है, जिसे हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं उस प्रोजेक्टाइल की। तो प्रोजेक्टाइल मोशन दरअसल ऐसी ही बॉडी की मोशन है जिसमें हमने इनिशियल वेलोसिटी दी और बस, उसके बाद हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं रहा, और फिर जो उस बॉडी ने डिस्टेंस कवर करा है वो किया है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो आप देखोगे वो कैसा डिस्टेंस कवर करेगी, वो कुछ इस किस्म का डिस्टेंस कवर करेगी, होते 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 एक टॉप पोजीशन आएगी, और उसके बाद वो बॉडी दोबारा नीचे जाना शुरू हो जाएगी। तो इस किस्म के मोशन को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसकी सबसे कॉमन एग्जांपल आप देख सकते हो कि एक लॉन्ग जंपर जब वो भाग रहा होता है तो अपने आप को एक इनिशियल वेलोसिटी देता है और फिर जंप करता है, तो वो भी एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन की। इसी तरीके से एक बैट्समैन है, उसने कोई शॉट खेला, तो जब वो शॉट खेलता है, बॉल को हिट करता है अपने बैट से, तो आप देखोगे जो बॉल की मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि अगर किसी शख्स ने, किसी प्लेयर ने फुटबॉल को किक करा, तो फुटबॉल का जो मोशन होगा वो भी इसी किस्म का होगा। और फिर बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, कैंगरू का जंप करना, किसी भी एनिमल का जंप करना, या बुलेट का फायर होना, ये सब एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन की। देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जा रहा है, ठीक है, तो वो पूरा जो रेंज ऑफ मोशन है उसमें कितना टाइम ले रहा है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने वाला जो टाइम होगा, जिसे हम शो करते हैं टी डैश से। ठीक है, तो कोई भी हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी दी थी, लेट से हमने इनिशियल वेलोसिटी दी है v0, और एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? एंगल बन रहा है थीटा। तो डेरिवेशन में जो कंसिडरेशन है वो सारी वैसी की वैसी ही है जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था। सेकंड डेरिवेशन है तो उसको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से करेंगे, s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर, लेट से ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। बात हो रही है y एक्सिस की, तो डिस्टेंस भी कौन से एक्सिस का होगा? y एक्सिस का। अच्छा, जो कि बराबर होगा 0 के। देखो पहले फॉर एग्जांपल बॉडी मैक्सिमम हाइट तक गई, ठीक है, और उसने कितना डिस्टेंस कवर करा?
लेट्स से उसने डिस्टेंस कवर करा 12 मीटर्स का फॉर एग्जांपल, फिर वही बॉडी वाई एक्सिस में नीचे की तरफ आ रही है और बिल्कुल उसी पॉइंट पे पहुंच रही है जहां से उसको थ्रो किया गया था, तो जो डिस्टेंस कवर होगा वो भी 12 होगा। ऊपर जाते हुए अगर प्लस का 12 है मीटर, तो नीचे आते हुए माइनस का 12 मीटर हो जाएगा। यानी कि वाई एक्सिस का अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट देखोगे इस केस में तो वो बराबर होगा 0 के। एक्स में तो उसने डिस्टेंस कवर किया ही किया, लेकिन वाई में पहले ऊपर फिर वापस, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस में डिस्प्लेस हुई नहीं, जमीन से फेंका था और जमीन पर ही पहुंच गई, तो वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो वो भी वाई एक्सिस वाली होगी, वी नॉट साइन थीटा। टाइम को हमने नाम दिया है टी डैश और एक्सेलरेशन बराबर है माइनस के जी के। सारी वैल्यूज रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो डिस्टेंस होगा वाई एक्सिस वाला, वेलोसिटी भी वाई एक्सिस वाली, टाइम को टी डैश बोला है, जी और ए की जगह पर आ गया माइनस का जी, प्लस माइनस माइनस हाफ जी टी डैश स्क्वायर, और वी नॉट वाई की जगह पर आ गया वी नॉट साइन थीटा, और यहाँ पे 0 क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 था। माइनस की जो पूरी वैल्यू है ये इस तरफ आके हो जाएगी प्लस, और फिर एक टी डैश से एक टी डैश हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा 1/2 जी टी डैश इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। क्योंकि वैल्यू टी डैश की चाहिए तो जी दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, और ये जो 2 लिखा हुआ है डिवीजन में वो इधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो टी डैश बराबर आएगा 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। और अगर आप हमारे पिछले वाले डेरिवेशन को देखो, इसका आंसर था वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी, और अब जो आंसर आया है वो उसका ट्वाइस आया है। तो ये बात तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में भी कवर किया था कि जो टी डैश है वो हमेशा बराबर होता है ट्वाइस ऑफ टी के, मतलब जितना टाइम लगता है बॉडी को मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसका डबल होता है टोटल टाइम। एक्चुअली रेंज से मुराद है वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि ट्रैवल करता है कोई प्रोजेक्टाइल, उसे कहा जाता है रेंज। मतलब कि अगर हम थ्रो करें किसी भी प्रोजेक्टाइल को तो यकीनन वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है इस खास पाथ में, ठीक है, लेकिन एक्स एक्सिस के अंदर वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वही कहलाती है हमारी रेंज, या उसको हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो याद रखो, अब हम सॉल्व करने वाले हैं, काम करने वाले हैं एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस के लिए हमें एक ही फॉर्मूला है, वो अवेलेबल है, क्योंकि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो इक्वेशन भी कांस्टेंट वेलोसिटी वाली होगी, s इज इक्वल टू वी टी। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो s क्या है? s एक्चुअली डिस्टेंस है, कौन से एक्सिस का? एक्स एक्सिस का, जिसे हमने नाम दिया है r यानी कि रेंज। क्योंकि डिस्टेंस एक्स एक्सिस का है तो वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस वाली ही इस्तेमाल होगी, वी नॉट एक्स और वी नॉट कॉस थीटा। और ये जो टाइम है, ये टाइम है पूरा जो कंप्लीट होगा ना फ्लाइट में, टोटल जितना टाइम लगा, जिसे हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, वो है टी डैश, जिसकी वैल्यू में पता है 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी होती है। ये सारी वैल्यूज रख देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। तो सबसे पहले एस की जगह पर आया आर, वेलोसिटी की जगह पे वी नॉट एक्स, और टाइम आ गया, और टी डैश हो या टी हो, ये है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। वी नॉट एक्स की वैल्यू वी नॉट कॉस थीटा, और टी बराबर है, मैंने बताया था, 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। तो रीअरेंज करने के बाद ये हो गया वी नॉट स्क्वायर 2 कॉस थीटा, तो रीअरेंज करने के बाद ये हो गया आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। और अब हम इस्तेमाल करेंगे ये डबल एंगल फॉर्मूला, जो कि होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो इस पूरी वैल्यू की जगह 2 कॉस थीटा साइन थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। फिर मैक्सिमम रेंज, देखो मैक्सिमम रेंज किसी भी प्रोजेक्टाइल की डिपेंड करती है। देखो रेंज किस फैक्टर पे डिपेंड करी, एक तो हो गया वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है, और एक हो गया जी। तो एक्चुअली डिपेंड किस पर कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है इस एंगल पर, और एंगल का मतलब इस 2 थीटा पे भी डिपेंड करेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है बराबर 1 के। हम एंगल पता करने वाले हैं जिसमें मैक्सिमम हो सके साइन की वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर वेलोसिटी वी नॉट एंड फॉर पर्टिकुलर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि होती है स्मॉल जी। तो 2 थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 1, और 1 का अगर साइन इनवर्स फाइंड किया जाए तो वो आता है 90 डिग्रीज, और 90 डिग्रीज फिर डिवाइड बाय 2 कराएंगे तो थीटा की वैल्यू आएगी 45। तो इसका मतलब अगर प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाए 45 डिग्री पर तो वो सबसे ज़्यादा दूर जा सकता है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ।
ठीक है, यानी कि अगर हम थ्रो करते हैं फॉर एग्जांपल 45 डिग्री पर, और लेट्स से वो ये वाला डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगर मैं एंगल इससे थोड़ा सा ज़्यादा रखूंगा तो क्या होगा, तो अगर वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो डिस्टेंस इसके लिहाज से कुछ कम होगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर एंगल कम रखूंगा तो भी वो डिस्टेंस कुछ कम हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितने डिग्री पर होगा, तो याद रखो मैक्सिमम होगा 45 डिग्रीज पर। सो सबसे पहले ये बात देख लेते हैं कि जो साउंड है वो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है जो कि ट्रैवल करती है थ्रू एयर, और किस तरीके से करती है, विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शन। जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के वो कंप्रेस होते हैं और खींचते हैं, फिर कंप्रेस होते हैं, फिर खींचते हैं, और इस तरीके से साउंड आगे की तरफ ट्रैवल करता है। तो देखो कोई भी कंप्रेशन वेव हो तो वो डिपेंड करती है, उसकी स्पीड डिपेंड करती है दो फैक्टर्स के ऊपर। एक कहलाता है उसका जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है, जो मीडियम की इलास्टिक प्रॉपर्टी है कि वो कितना सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा डिपेंड करता है उसकी मीडियम की इनर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर। इनर्शियल प्रॉपर्टी यानी कि जो उसे रोक रही है। सो देयर आर टू फैक्टर्स, नंबर वन इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, और दूसरा है जो इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है। अच्छा, ये जो इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है, क्योंकि हम बात एयर की कर रहे हैं, तो वो कहलाता है बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस क्या है, देखो बल्क मॉड्यूलस नेगेटिव रेशो है, ठीक है, नेगेटिव तो है, और रेशो लिया जाता है किस चीज़ का, चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि डेल्टा पी को डिवाइड करा जाता है डेल्टा वी अपॉन वी से। और क्योंकि एक बात जहन में रखो कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो मतलब इन दोनों का रेशो हमेशा नेगेटिव आता है। तो हमने नेगेटिव साइन इसी वजह से लगाया ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। तो आपने ये बात याद रखनी है कि बल्क मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है उसको तो हम शो कर देंगे बल्क मॉड्यूलस के साथ, और जो मीडियम की इनर्शियल प्रॉपर्टी है वो डिपेंड कर रही होती है उस मीडियम की डेंसिटी के ऊपर, यानी कि डायरेक्टली रिलेटेड है बल्क मॉड्यूलस के साथ और इनवर्सली रिलेटेड है डेंसिटी के साथ। ठीक है, फिर देखो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने काम करा इसके ऊपर वो था न्यूटन। सो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या अज्यूम किया, सबसे पहली बात देखो, न्यूटन ने अज्यूम किया कि जब साउंड ट्रेवल करता है विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन किसी मीडियम से, तो उसमें जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। जो हम अप्लाई करते हैं लॉ वो कहलाता है बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ में रिलेशन इस्टेब्लिश होता है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कभी भी फाइंड किया जाए तो वो कांस्टेंट आता है, जबकि टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो न्यूटन ने क्या करा, न्यूटन ने इसको आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर ड्राइव किया कि भाई अगर मैं स्पीड ऑफ साउंड के लिए फॉर्मूला निकालना चाहता हूँ तो बल्क मॉड्यूलस किसके बराबर होता है, इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो उसकी डेरिवेशन का नतीजा ये निकला कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस जो बल्क मॉड्यूलस है वो बराबर होता है प्रेशर के। ठीक है, तो उसने इस फॉर्मूले के अंदर रिप्लेस करा दिया बल्क मॉड्यूलस की जगह प्रेशर। तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना V इज इक्वल टू अंडर रूट P अपॉन रॉ। P किसे शो कर रहा है, P शो कर रहा है प्रेशर को, और रॉ शो कर रहा है डेंसिटी को। अच्छा जी, अब क्या हुआ, अब जब न्यूटन ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू पुट करी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो एयर की डेंसिटी की वैल्यू पुट करी, तो जो रिजल्ट्स आए वो रिजल्ट्स कुछ अलग थे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कैलकुलेट करूं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स फार्मूला और ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो उससे हमारा आंसर आता है 280 मीटर पर सेकेंड। न्यूटन के फॉर्मूले से क्या आंसर आ रहा है, 280 मीटर पर सेकेंड। और हमारी जो स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है उसकी जो एक्सपेरिमेंट के जरिए हम पता करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके जरिए हम पता करते हैं, तो उसका आंसर आता है 332 मीटर पर सेकेंड। सो देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, अच्छा खासा डिफरेंस है 332 और 280 में, लेकिन क्योंकि उसका कोई और फॉर्मूला नहीं था और जाहिर सी बात है न्यूटन का जो ज़माना था, तो न्यूटन ने एक बात कही है तो फिर कोई छोटा मोटा साइंटिस्ट तो वैसे भी आगे अपनी बात नहीं रख सकता था। तो हुआ ये कि उस फॉर्मूले को काफ़ी टाइम तक यूटिलाइज किया गया और बस एरर कैलकुलेट कर लिया गया कि एरर कितना आता है, कितना परसेंट आता है। तो उस एरर की कैलकुलेशन को ऐड करके हम स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर लिया करते थे। बट आफ्टर न्यूटन्स डेथ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर एक साइंटिस्ट आया जिसने इसमें करेक्शन करी, और अब हम बताने वाले हैं वही करेक्शन। वो करेक्शन कहलाती है लाप्लास करेक्शन। ठीक है, एक साइंटिस्ट था लाप्लास, उसने एक गलती निकाली जो न्यूटन ने गलती करी थी फॉर्मूला ड्राइव करने में। और वो गलती क्या थी, न्यूटन ने अज्यूम करा कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन एयर वो एक आइसोबैरिक प्रोसेस है, जबकि ऐसा नहीं है। लैप्लास ने उसे करेक्ट करा। लैप्लास ने कहा कि भाई ये जो इस पे प्रोपोगेशन ऑफ साउंड है थ्रू एयर, ये इतने रैपिड होते हैं, जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनता है ये इतना रैपिड होता है कि टेम्परेचर को चेंज होने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन ये एक बात ये है कि अगर साउंड ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो टेम्परेचर तो चेंज हो सकता है ना उस मीडियम का। मतलब कि अगर
किचन से साउंड आ रहा है बाहर की तरफ, तो किचन का साउंड जाहिर सी बात है रूम टेम्परेचर से ज़्यादा ही होता है, या फिर अगर एक कोल्डर टेम्परेचर के अंदर ट्रैवल कर रहा है तो टेम्परेचर वेरी कर सकता है। लेकिन हाँ, लेप्लास ने ये कहा कि भाई अगर हम ये देख लें कि साउंड ट्रैवल करता है एट रैपिड स्पीड, बहुत तेज़ी से ट्रैवल करता है, तो एनर्जी को टाइम नहीं मिलता ट्रांसफ़र होने का, यानी कि ना तो एनर्जी एंटर होती है उसमें वेव में और ना ही उससे बाहर निकलती है। तो ऐसे प्रोसेस को आइसोथर्मल नहीं कहते, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस से मुराद एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, ना सिस्टम से निकलती है ना सिस्टम में आती है, और ऐसा ही होता है। और फिर जब लेप्लास ने अप्लाई किया बॉयल्स लॉ की जगह उसने, अच्छा ये भी मैं आपको बताऊं कि बॉयल्स लॉ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आइसोथर्मल में तो बॉयल्स लॉ डिफरेंट है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जबकि जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसके अंदर जो है ना बॉयल्स लॉ थोड़ा सा चेंज है, और वो है PV टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जबकि गैमा क्या है, गैमा एक रेशो है जो कि कांस्टेंट रेशो आता है फॉर मोनोएटॉमिक गैस, फॉर डायटॉमिक गैस, और वो होता है रेशो बिटवीन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि CP/CV। और फिलहाल आप लोगों को इतना पता होना चाहिए फर्स्ट ईयर लेवल पर, क्योंकि फिजिक्स में हमें इतना ही पता होना चाहिए कि फॉर डायटॉमिक गैस जो कि एयर है, गैमा हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू 1.40। ठीक है, तो फिर क्या किया, जब लेप्लास ने इस फॉर्मूले को ड्राइव करा तो फिर देखा कि बल्क मॉडुलस किसके बराबर आ रहा है, तो न्यूटन के मुताबिक P के बराबर आ रहा था, लेप्लास के मुताबिक वो बराबर आया गैमा P के बराबर। तो जो नया फॉर्मूला बना वो क्या बना, वो फॉर्मूला बना V इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा P अपॉन रॉ। अब क्या किया गया, दोबारा से वैल्यूज पुट की गई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल, और गैमा की वैल्यू 1.40 और डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जब पुट की गई तो जो आंसर आया वो बिल्कुल सही था, और स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट उतनी हुई जितना के होती है, यानी कि अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस फॉर्मूले की मदद से निकालोगे तो 332 मीटर पर सेकंड आएगी, और एक्सपेरिमेंटली भी इतनी होती है। और जो लेप्लास ने निकाली एट रूम टेम्परेचर वो आ गई 343 मीटर पर सेकंड, जो कि थी करेक्ट। तो इस तरीके से आप देखो कि एक हिस्टोरिक बात थी कि न्यूटन का ड्राइव किया हुआ फॉर्मूले में जो गलती थी वो एक साइंटिस्ट ने बताई, और फिर इस तरीके से फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हमें करेक्ट मिला, V इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा P अपॉन रॉ। सो इंक्लाइन प्लेन की डेफिनेशन ये है कि कोई भी ऐसी सरफेस जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कोई एंगल बनाती है उसे कहा जाता है इंक्लाइन प्लेन। देखो इंक्लाइन का जो मतलब है ना उर्दू में वो है उठा हुआ, और प्लेन कहते हैं सरफेस को। तो कोई भी ऐसी सरफेस जो थोड़ी सी इंक्लाइंड हो यानी कि उठी हुई हो तो उसे हम इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो जो इंक्लाइन प्लेन है उसका एंगल 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। 0 डिग्री तो मतलब हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो उससे बड़ा होना चाहिए, और 90 डिग्री जो कि वर्टिकल हो जाएगा उससे छोटा होना चाहिए। ऐसी किसी भी सरफेस को हम इंक्लाइन प्लेन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इंक्लाइन प्लेन जो कि एक बॉडी भी रखी हुई है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, और ये जो एंगल बन रहा है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ ये एंगल है थीटा। ठीक है, तो ऐसी सरफेस को इंक्लाइन प्लेन कहा जाता है। तो अब हमें करना क्या है, तो हमें एक्चुअली ड्राइव करना है फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला निकालना है कि अगर कोई बॉडी स्लाइड कर रही है डाउन किसी भी इंक्लाइन प्लेन से तो उसके एक्सेलरेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम ये पूरी सपोजिशन कर रहे हैं। तो एक ब्लॉक है जिसका मास है m और वो रखा हुआ है एक इंक्लाइन सरफेस के ऊपर और वो एंगल बना रही है थीटा। ठीक है ना, ये जो एंगल बन रहा है वो है थीटा, और 3 फोर्सेस जो है वो इस ब्लॉक के ऊपर एक्ट कर रही हैं। कौन कौन सी हैं वो 3 फोर्सेस। पहली फोर्स है वेट की फोर्स जो कि डाउनवर्ड अप्लाई हो रही है, यह है वेट। ठीक है, फिर एक फोर्स है जो कि है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर तो देखो आमतौर पे अगर मैं इंक्लाइन प्लेन पे किसी बॉडी को रखता हूँ तो वो स्लाइड करती है डाउनवर्ड, तो उसको रोकने वाली जो फोर्स होगी क्योंकि फ्रिक्शन का काम है अपोज करना, जो फ्रिक्शन है वो अप्लाई हो रही होगी इन द अपर डायरेक्शन, इस तरीके से जैसा मैंने दिखाया डायग्राम में। और फिर इस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन जो कि हमेशा नॉर्मली अप्लाई होता है, तो सरफेस के नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मास m है 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, वेट है, फ्रिक्शन है और नॉर्मल रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इस वेट को इसके पार्ट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। तो देखो वेट वैसे तो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, ठीक है, अगर हम बिल्कुल किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हों तो हमारा वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है, बट क्योंकि अभी हम एक इंक्लाइंड सरफेस पर हैं
जो कि कुछ एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो नतीजे में हमारे जो वेट है वो दो पार्ट से ब्रेक हो जाएगा। एक होगा जो कि ये आ रहा है, ये है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और एक आ जाएगा ये वाला विच इज पैरेलल टू द सरफेस। तो ये जो कंपोनेंट नजर आ रहा है डब्ल्यू साइन थीटा, ये एक्चुअली थीटा के सामने वाली साइड है, और ये जो है वो उस सरफेस के पैरेलल है। तो ये हो गया डब्ल्यू पैरेलल। और इसी तरीके से ये जो कंपोनेंट नजर आ रहा है डब्ल्यू कॉस थीटा वाला, ये उस सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो उसको हम कह सकते हैं डब्ल्यू परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में हाइपोटेन्यूज वो साइड जो कि 90 डिग्री के सामने है, परपेंडिकुलर वो साइड जो कि थीटा के सामने है, और जो बच जाए वो हो गई बेस, और यहाँ पे जो साइड बची है वो है डब्ल्यू परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने बन रहा है वेट, डब्ल्यू डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डब्ल्यू परपेंडिकुलर का आंसर आ जाएगा डब्ल्यू कॉस थीटा। इसी तरीके से जब हम अप्लाई करेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर जो साइड होती है थीटा के सामने, और फिलहाल जो साइड थीटा के सामने है वो है डब्ल्यू साइन थीटा, यानी कि डब्ल्यू पैरेलल। उसी से हमने वैल्यू निकाली है, तो डब्ल्यू पैरेलल की वैल्यू अलग करेंगे तो बराबर आ जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा के। अच्छा, पहली बात यह है जो कि इस फिगर से भी क्लियर है कि अगर तो ब्लॉक जो है वो रेस्ट में है तो वो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को फुलफिल करेगा, यानी कि जो ऑपोजिट फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के बराबर होंगी, एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। तो फ्रिक्शन का काम है इस डायरेक्शन में लेके जाना, और इसके अपोजिट जो फोर्स नजर आ रही है वो है वेट का ये वाला कंपोनेंट डब्ल्यू पैरेलल, जो कि डब्ल्यू साइन थीटा के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा। ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी, यानी डब्ल्यू पैरेलल और फ्रिक्शन बराबर होगा। और रिएक्शन किसको बैलेंस करेगा, तो देखो रिएक्शन अपवर्ड अप्लाई हो रहा है, रिएक्शन की ये वाली डायरेक्शन है, और इसको जो बैलेंस करने वाली फोर्स है वो वेट का ये वाला कंपोनेंट है, और इस कंपोनेंट को हमने कहा था डब्ल्यू परपेंडिकुलर, जो कि डब्ल्यू कॉस थीटा के बराबर था। तो आर बराबर है डब्ल्यू परपेंडिकुलर, यानी कि आर बराबर हो जाएगा कॉस थीटा के। ठीक है, तो जो दोनों ही हमारे पास इक्वेशंस थी जो इससे पहले मैंने बताई, वो तब हैं जबकि ऑब्जेक्ट होगा रेस्ट में। अच्छा, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल हो, ठीक है, स्मॉल होना जरूरी है, तो हम ये देखेंगे कि जो ब्लॉक रखा हुआ था वो स्लाइड करेगा इस डायरेक्शन में। तो अगर वो इस डायरेक्शन में स्लाइड करेगा तो अभी भी याद रखो रिएक्शन और डब्ल्यू कॉस थीटा ये दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, लेकिन अगर ये नीचे स्लाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो वेट का ये वाला कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट है, वो फ्रिक्शन से कुछ ज्यादा हो गया, तभी तो ये उसको अपनी डायरेक्शन में लेके जा रहा है, इस तरीके की डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो नेट फोर्स अगर फाइंड करते हैं तो तरीकाकार ये है कि बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करते हैं, तो बड़ी फोर्स है डब्ल्यू पैरेलल जो कि नीचे लेके जा रही है, और जो छोटी फोर्स है वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि एफ। तो नेट फोर्स हम फाइंड कर सकते हैं डब्ल्यू पैरेलल माइनस फ्रिक्शन। डब्ल्यू पैरेलल जो खुद बराबर है डब्ल्यू साइन थीटा के, और फ्रिक्शन की जगह पर तो हमने एफ ही लिखा है, और कैपिटल एफ यानी कि नेट फोर्स जो है वो बराबर है एम ए के, और फिर हमने डब्ल्यू की वैल्यू पुट करी, मतलब डब्ल्यू बराबर होता है एम जी के, तो डब्ल्यू की जगह पर एम जी आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि ए की वैल्यू क्योंकि हमें फाइंड करनी थी, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो एम मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ भेजे तो डिवाइड हो गया, तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ और ओवर एम आ गया। तो अब यहाँ पर हमने दो काम किए। सबसे पहले तो ये कि हमने एलसीएम ब्रेक किया, और एलसीएम ब्रेक करने के बाद ये वाला जो एम है वो इस एम से हो गया कैंसिल, और एफ के नीचे जो एम था वो एज इट इज हम लिख दिया। तो ए बराबर आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एम। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन, और जिसमें फ्रिक्शन मौजूद है। ओके, अब जो हमारा लास्ट टॉपिक था आज के लिए वो था डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो भाई हम एक स्लिट के बजाय बहुत सारी स्लिट्स भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना, ठीक है, और वो जो स्लिट्स हों वो पैरेलल हों और एक दूसरे के साथ इक्वल विड्थ पर हों, ठीक है, और इसी किस्म की अरेंजमेंट को कहते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ग्रेटिंग को उर्दू में कहते हैं जाली। तो यानी कि बहुत सारे स्लिट्स अगर हम बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वो एक जाली नुमा सूरत इख्तियार कर जाएगा, ठीक है। और जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है वो एक्चुअली एक पीस ऑफ गिलास है जिसमें नंबर ऑफ पैरेलल ओपेक लाइंस मार्क की जाती हैं, मैकेनिकली लाइंस लगा दी जाती हैं उस गिलास पीस के ऊपर बहुत सारी, ठीक है ना। देयर इज ट्रांसपेरेंट पोर्शन, और जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है वो स्लिट के तौर पे काम करता है, यानी कि जहाँ हमने लाइन लगाई हुई होगी ना बहुत करीब करीब, तो लाइन से तो लाइट नहीं पास होगी, लेकिन दो लाइनों के दरमियान में जो गैप होगा
वो स्लिट के तौर पे काम करेगा, यानी कि वहाँ से लाइट पास होगी। ठीक है, तो इस किस्म की अरेंजमेंट को, इस किस्म की ग्लास प्लेट जो होती है उसे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये एजुकेशनल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का मैंने एक सैम्पल बनाया हुआ है। ये एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है जिसमें 1000 लाइन्स है पर मिलीमीटर, यानी कि हर मिलीमीटर के अंदर हमने 100 लाइन्स बनाई हैं। यहाँ पर हमने 300 लाइन्स बनाई हैं, यहाँ पर 600 लाइन्स बनाई हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती हैं, डिपेंड करता है कि उसमें कितनी लाइन्स है पर मिलीमीटर। और उसको डिफाइन भी कर लेते हैं फर्दर। जो डिस्टेंस होता है दो लाइन्स के दरमियान में, उसे ग्रेटिंग एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है ना, किसी भी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के दो लाइनों के दरमियान का जो गैप है वो ग्रेटिंग एलिमेंट कहलाता है, और वो बराबर होता है लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग डिवाइड बाय द नंबर ऑफ लाइन्स ऑन इट। लेंथ ऑफ ग्रेटिंग को अगर हम डिवाइड करा दें नंबर ऑफ लाइन्स, तो वही हमें मिल जाता है ग्रेटिंग एलिमेंट, जिसे हम शो करते हैं डी से। तो ऊपर आएगा लेंथ ऑफ ग्रेटिंग, नीचे नंबर ऑफ लाइन्स जो कि हमने मार्क करी थी मैकेनिकली। अच्छा, फिगर जो मैं अभी दिखाऊंगा, विड्थ फॉर एग्जांपल ए है और जो बी है वो विड्थ है उन ओपनिंग्स की। ठीक है, तो अगर मुझे मालूम करना है ग्रेटिंग एलिमेंट डी, तो हम ए प्लस बी के ज़रिए भी कर सकते हैं। यानी कि आप ऐसे समझ लें, जो ओपेक लाइन है, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, तो इसकी कोई ना कोई विड्थ होगी ना कुछ चौड़ाई होगी। वो चौड़ाई जो है वो ए के बराबर है। ठीक है, फिर यहाँ पे कोई दूसरी लाइन होगी। ठीक है, और दूसरी लाइन और इस लाइन के दरमियान में जो गैप है वो गैप बी के बराबर है, विड्थ है। और इन्हीं दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल सकता है ग्रेटिंग एलिमेंट। बट ऊपर वाला फॉर्मूला ज़रा ज़्यादा आसान है। अच्छा जी, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जैसे कि फिगर के अंदर नज़र आ रहा है, पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो कि नॉर्मल है, इंसिडेंट हो रही है, यानी कि उससे टकरा रही है। ये आ रहे हैं प्लेन वेव फ्रंट, और ये बीच में ये देख लो, ये समझ लो मैकेनिकल लाइन है, ये मैकेनिकल लाइन है, और ये सब मैकेनिकल लाइंस हैं। और दरमियान में जो खाली जगह है ना उन मैकेनिकल लाइंस के, वो काम कर रहे हैं स्लिट्स, यानी कि वहाँ से ये लाइट रेज पास हो रही हैं। प्लेन थी, बट यहाँ पर जाहिर सी बात है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की वजह से बेंड होंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, विच सेंड्स आउट वेव्स फ्रॉम ईच, हर एक स्लिट से निकल रही है। कॉन्वेक्स लेंस हमने रखा इन द पाथ ऑफ द डिफ्रेक्टेड वेव्स विच ब्रिंग देम टुगेदर एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन, वो कहीं पर उनको करीब में ले आई। ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्ज करेगा। अच्छा जी, विच आर इन फेज, जाहिर सी बात है फेज में होंगी और एक पॉइंट पर आकर फोकस हो जाएंगी। ठीक है ना, और अगर देखा जाए इन केस ऑफ वाइट लाइट, तो जाहिर सी बात है एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पर पॉइंट पी पर मौजूद होंगी। अच्छा, इफ़ द पैरेलल रेज ऑफ लाइट आफ्टर डिफ्रैक्शन डिफर इन पार्ट डिफरेंस बाय लैम्डा, हाँ ये बात हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्टडी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और इस बात को दोबारा से यहाँ पर डिस्कस करना है कि जो डिफ्रैक्शन होता है आफ्टर डिफ्रैक्शन, जो रेज होती हैं, हर एक का जो पाथ डिफरेंस आता है वो एक लैम्डा के बराबर आता है। यानी कि आप ये देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट डिफरेंस है वो 1 लैम्डा के बराबर है। फिर इसका दूसरे से पार्ट डिफरेंस देखा जाए तो 2 लैम्डा होगा, फिर 3 लैम्डा होगा, फिर 4 लैम्डा होगा, और फिर वो कंस्ट्रक्टिवली मिल रही हैं एट पॉइंट पी। तो भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पता है पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट रेज मस्ट बी ज़ीरो होना चाहिए, या तो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए लैम्डा के। यानी कि हमने जो स्टडी करा था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी और उससे पहले भी, जहाँ मैंने कंडीशन समझाई थी, तो पार्ट डिफरेंस बराबर था एम लैम्डा के। फिलहाल हम लिख सकते हैं इसको डी साइन थीटा, और डी खुद बराबर था ए प्लस बी साइन थीटा के। तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। मेन बेसिकली यही फॉर्मूला है जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इसको समझ लेते हैं, जो सेंट्रल मैक्सिमम है उसका पार्ट डिफरेंस तो ज़ीरो के बराबर होगा। जो सेंट्रल मैक्सिमम होगा उसका पार्ट डिफरेंस तो ज़ीरो ही है। ठीक है जी, इसी वजह से उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर। जो फर्स्ट ऑर्डर बनता है, यानी कि जो अगला वाला ऑर्डर बनेगा, उधर जो डिफरेंस आता है वो आता है 1 लैम्डा के बराबर का। सेकंड जो बनेगा उधर आता है 2 लैम्डा का। तीसरा जो आता है वहाँ आता है 3 लैम्डा का। यानी कि अगर मैं एम लैम्डा के लिए निकालना चाहता हूँ तो फाइनली हमारे पास फार्मूला आ सकता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, यानी कि वही फार्मूला जो इससे पहले मैंने आपको बताया। डी ग्रेटिंग एलिमेंट है, ये एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है, और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, और एम आपको पता है ऑर्डर है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अब देख लेते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन। ये कंसिस्ट करता है दो कन्वर्जिंग लेंसेज पर, इसी वजह से इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कह रहे हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दो कन्वर्जिंग लेंसेज हैं, यानी कि कॉन्वेक्स लेंसेज हैं। एक जो है वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव, जो कि ऑब्जेक्ट के करीब होता है, और उसकी फोकल लेंथ जो है वो शॉर्ट होती है, ये शॉर्टर फोकल लेंथ वाला होता है, और उसकी फोकल लेंथ को हम शो करते हैं FO से, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। जबकि जो दूसरा होता है वो आईपीस कहलाता है, आँख के करीब होता है, और रिलेटिवली लॉन्गर फोकल लेंथ होती है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिव,
और उसे हम शो करते हैं एफ ई से। आई पीस की फोकल लेंथ एफ ई, और याद रखिएगा आप एफ ई इज़ ग्रेटर देन एफ ओ। आई पीस की फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ से ज़्यादा है। ऑब्जेक्ट को करीब रखा जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस के, जस्ट बियॉन्ड द फोकस, लेकिन हाँ फोकस के अंदर नहीं रखा जाता, फोकस के बाद रखा जाता है, जबकि उसका एक मैग्नीफाइड रियल इमेज बनता है। फिर उसी इमेज को जब हम देखते हैं आईपीस की मदद से, तो वो मैग्नीफाइंग गिलास के तौर पे काम करता है, और मैग्नीफाइंग गिलास जिस तरीके से काम करता है उस बनने वाले रियल और मैग्नीफाइड इमेज को और ज़्यादा मैग्नीफाई कर देता है। तो भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमें मैग्नीफिकेशन ज़्यादा चाहिए होती है ऑब्वियसली एज़ कम्पेयर टू सिंपल माइक्रोस्कोप, और इसी वजह से हम दो लेंसेज को इस्तेमाल करते हैं। अब ज़रा आप रे डायग्राम समझ लें। ये आ गया ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आईपीस की फोकल लेंथ से कम है। ये आ गया आईपीस, आईपीस की फोकल लेंथ ज़्यादा होगी। यहाँ पर हमने बना दी एक प्रिंसिपल एक्सिस, ताकि आप समझ जाइए ये इन वन लाइन है, ठीक है। और जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की वो कम है, और आईपीस की फोकल लेंथ उसके लिहाज से ज़्यादा होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट हमने रखा बिल्कुल फोकस के बाद, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने फोकस के बाद रखा है, फोकस के अंदर नहीं रखा। और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो ए बी के बराबर है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट हो जाएगा ए और ये वाला पॉइंट हो जाएगा बी, ठीक है। तो वो हो गया ए बी के बराबर जो ऑब्जेक्ट है। अब प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए उसका एक इमेज बनेगा। जो रे बिल्कुल पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से पास होती है, और ये फोकस ऑब्जेक्टिव का ही था, ठीक है। तो ये रे पैरेलल गई और फोकस से पास होते हुए इस पॉइंट पे पहुंची। इसी तरीके से जो रे इससे गुजरती हुई जाएगी और ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, वो अपने रास्ते को चेंज ही नहीं करती। जब अपने रास्ते को चेंज नहीं करेगी तो इसी पाथ को कंटिन्यू करते करते ये दोनों रेज़ यहाँ पर आकर मिल जाएंगी, और जहाँ पे रेज़ मिलेंगी ऑब्जेक्टिव और आईपीस के दरमियान में, वहाँ पर एक इन्वर्टेड लेकिन उसके लिहाज से मैग्नीफाइड इमेज बन गया है, रियल इमेज बन गया है। और इस इमेज की हाइट को हम कह देंगे ए प्राइम और बी प्राइम। यानी फॉर एग्जांपल आप समझ जाइए, ये वाला जो पॉइंट है यानी कि जो इसका हेड है ये ए प्राइम हो जाएगा, और इसी तरीके से जो इसकी टेल है ये वाला पॉइंट हो जाएगा बी प्राइम। जिस तरीके से यहाँ पे मैंने बताया हेड जो है वो ए हो जाएगा और ये वाला बी हो जाएगा, उसी तरीके से ए प्राइम और बी प्राइम हो गया। नाउ अब क्योंकि ये जो बनने वाला इमेज है ये आईपीस की फोकल लेंथ के अंदर आ गया है, आईपीस की फोकल लेंथ के अंदर आ चुका है, तो अब ये जो आईपीस है ये काम करेगा एज मैग्नीफाइंग ग्लास। और वो क्या करेगा, यही जो ऑब्जेक्टिव का इमेज है आईपीस के लिए बन जाएगा ऑब्जेक्ट। आईपीस के लिए अब ये ऑब्जेक्ट है, बात याद रखिए। ए प्राइम बी प्राइम जो है वो आईपीस के ऑब्जेक्ट की हाइट है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से जो रे जाएगी यहाँ से निकल के, इन दोनों से निकल के, तो किसी पॉइंट से पास होंगी। अगर पैरेलल गुजारते फॉर एग्जांपल, तो पैरेलल गुजरने वाली रे यकीनन पास होती इसके प्रिंसिपल फोकस से। लेकिन ये कि बस दो रेज़ हमने निकाली और वो यहाँ से पास हो गई, और ये दोनों रेज़ लगातार एक दूसरे से दूर जा रही हैं, करीब नहीं आ रही हैं, तो फिर हमें इन्हें ड्रॉ करना पड़ेगा वर्चुअली। और वर्चुअली ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरफ बनेंगी, यहाँ पे जाके मिलेंगी, और एक्चुअली हम देख रहे हैं यहाँ से आई से करीब, आई के करीब ही आई पीस रखा होता है, यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। और जहाँ पे इनकी ये डॉटेड लाइंस मिलेंगी वहीं पर ही एक वर्चुअल इमेज मिलेगा हमें, और ये होगा काफ़ी ज़्यादा मैग्नीफाइड। और इसकी जो हाइट होगी, ये इसका हेड जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए डबल प्राइम और बी डबल प्राइम। ये जो इसकी टेल आ गई ये हो गया डबल प्राइम। यानी कि आप समझ जाइए कि जो इमेज बना है आईपीस का वो बना है ए प्राइम बी प्राइम, ए डबल प्राइम और बी डबल प्राइम, जबकि जो इमेज बना था ऑब्जेक्टिव का वो ए प्राइम और बी प्राइम था, और जो ऑब्जेक्ट है वो खुद बराबर है ए बी के। आप नाम चेंज कर सकते हो, बट मुझे कन्वीनियंट लगता है एक ही ऑब्जेक्ट के, क्योंकि तीन चीज़ें बन रही थी। तो पहले वाले के अंदर मैंने कोई प्राइम नहीं लगाया, दरमियान वाला इंटरमीडिएट जो था ए प्राइम बी प्राइम हुआ, और फाइनल के अंदर दो प्राइम लगा दिए। तो इससे अंदाज़ा रखना आसान होता है कि कौन सा फाइनल है, कौन सा इंटरमीडिएट है और कौन सा ऑब्जेक्ट था। बहरहाल नाम चेंज किए जा सकते हैं, जो फिर आप मैग्नीफिकेशन में भी चेंज कर देना। अच्छा जी, अब हर एक डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। हर एक डिस्टेंस कितना है तो देख लीजिए। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव से फासला है वो पी ओ है। पी होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ओ जाहिर कर रहा है फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। तो पी ओ का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। इसी तरीके से फिर ऑब्जेक्टिव का जो इमेज बना है वो यहाँ पर बना है, तो क्यू ओ हो गया, यानी कि इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। ओ ऑब्जेक्टिव हो गया, पी ओ का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, क्यू ओ का मतलब हो गया इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। अच्छा, अब बाकी क्या बचा, बाकी बचा यहाँ तक का, ठीक है ना। यानी कि ये तो मैंने आपको क्या बताया, ऑब्जेक्टिव का बनने वाला इमेज आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट बन गया है। अब ये बन गया पी ई, ऑब्जेक्ट का फासला फ्रॉम आईपीस,
ये आई पीस है और ये आई पीस का ऑब्जेक्ट है, ए प्राइम बी प्राइम आई पीस का ऑब्जेक्ट है, इसी वजह से उसका आई पीस से फासला पी ई के बराबर होगा। पी का मतलब समझ गए ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस, जबकि जो फाइनल इमेज बना वो यहाँ पर आके बना, ठीक है। और ये जो फाइनल इमेज होता है वो बनता है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये बात तो मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप में भी समझाई थी। और क्योंकि वर्चुअल इमेज है इस वजह से नेगेटिव साइन आता ही है, लेकिन क्यू ई इस वजह से लिख रहे हैं बनेगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो डी आ गया। और क्यू ई का मतलब क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस, क्योंकि आई पीस का ही इमेज है ये, इस वजह से हो गया क्यू ई, और आई पीस से नाप रहे हैं। और माइनस का साइन तो आपको पता ही होगा क्योंकि वर्चुअल इमेज है, इस वजह से माइनस का साइन इस्तेमाल किया जाता है। तो डी इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, ये हम इसके न्यूमेरिकल्स में भी इस्तेमाल करते हैं और इस डेरिवेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ एंगुलर मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे तो याद रखो मैग्निफिकेशन की जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मुझे टोटल कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन चाहिए, तो टोटल का मतलब हो गया हाइट ऑफ इमेज। इमेज की हाइट कितनी है, फाइनल इमेज ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम, तो यहाँ पर आ गया हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्या था, एक्चुअल ऑब्जेक्ट ये था, ठीक है। अभी मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो ए बी ऑब्जेक्ट है और ए डबल प्राइम और बी डबल प्राइम ये है फाइनल इमेज, इस वजह से ऊपर आ गया ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम डिवाइड बाय ए बी। अब इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा रहे हैं ए प्राइम बी प्राइम से, यानी कि जो इंटरमीडिएट वाला था ना उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करा रहे हैं, क्योंकि अभी और डेरिवेशन करनी है हमने। तो देखिए ये आ गया मल्टीप्लाई में ए प्राइम बी प्राइम और ये आ गया डिवाइड में ए प्राइम एंड बी प्राइम, जिसको अब रीअरेंज करके मैंने क्या करा, एक जो डिवाइड वाला ए प्राइम बी प्राइम था वो इधर लिख दिया और मल्टीप्लाई वाला ए प्राइम बी प्राइम इधर लिख दिया। लेट्स से दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने फिलहाल नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है जी। अच्छा अब आप एक बात ऑब्जर्व करो, मैंने इसको रीअरेंज क्यों करा, आप ज़रा ये वाली दोनों चीज़ें देखो, ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम, ये किस चीज़ की हाइट है, ये है फाइनल इमेज की हाइट। और वो फाइनल इमेज किसका है, वो फाइनल इमेज है आई पीस का, यानी कि आई पीस के इमेज की हाइट लिखी हुई है ऊपर, डिवाइडेड बाय ए प्राइम बी प्राइम। ए प्राइम बी प्राइम क्या है, ये है आई पीस के लिए बनने वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पहले वाली दोनों चीज़ें हैं ना, ये आई पीस से रिलेटेड है। ऊपर जो लिखा हुआ है ये आई पीस के इमेज की हाइट है, जो नीचे लिखा हुआ है ये आई पीस के ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो शुरू की दोनों चीज़ें जो है वो एक्चुअली हमें मैग्नीफिकेशन दे रही हैं आई पीस का, जबकि बाकी की दोनों चीज़ें देखो, ऊपर जो लिखा हुआ है ए प्राइम बी प्राइम, ये ऑब्जेक्टिव का इमेज है, ऑब्जेक्टिव के इमेज की हाइट है ए प्राइम बी प्राइम, डिवाइडेड बाय ए बी ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट की हाइट है। यानी कि ये जो दोनों चीज़ें लिखी हुई ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, ऊपर ऑब्जेक्टिव के इमेज की हाइट है और नीचे ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो शुरू की दोनों चीज़ें आई से रिलेटेड थी और ये दोनों चीज़ें ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन को जाहिर कर रही हैं, जिसे मैंने आगे यूज़ करना है, बट फिलहाल नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ऑब्जेक्टिव के लिए वही बात मैंने आपको समझाई, जो मैग्नीफिकेशन है वो ए प्राइम बी प्राइम डिवाइड बाय ए बी के बराबर होगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के इमेज की हाइट ए प्राइम बी प्राइम है डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट जो है वो ए बी के बराबर है। जबकि आई पीस के लिए ए प्राइम ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम, ये है आई पीस के इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ए प्राइम बी प्राइम, जो आई पीस का ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया आई पीस का इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय आई पीस के ऑब्जेक्ट की हाइट से। तो जो बात मैंने इससे पहले समझाई इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, वही दोनों यहाँ पे बता दी कि ये है मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, जिसे एमओ से शो कर सकते हैं, और ये है मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस, जिसको हम एमई से शो कर सकते हैं। तो इसका मतलब वो जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें ऑब्जेक्टिव वाली चीज़ों की जगह पर एमओ आ गया और आई पीस वाली चीज़ों की जगह पर एमई आ गया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन एमओ और आई पीस की मैग्नीफिकेशन एमई हो गया। तो आप समझ जाओगे जो टोटल मैग्नीफिकेशन है वो एक्चुअली आ जाएगी बराबर एमओ इंटू एमई, यानी कि दोनों की जो मैग्नीफिकेशन है उनको सिर्फ हमने मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन ज़रा वैल्यूज़ मालूम कर लेते हैं एमओ और एमई की। देखो जो ऑब्जेक्टिव की पावर है वो तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, सिंपल जो फार्मूला था Q ओवर P, जो मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला है वो हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा QO डिवाइड बाय PO। QO ये लिखा हुआ, इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, MO की बात हो रही है, इस वजह से दोनों ऑब्जेक्टिव वाली चीज़ें आएंगी, QO डिवाइड बाय PO। तो ये आ गई मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्टिव। जबकि
आईपीस तो काम कर रहा है एज मैग्नीफाइंग ग्लास, तो मैग्नीफाइंग ग्लास की मैग्नीफिकेशन 1+d/f के बराबर होती है, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर भी किया। बट क्योंकि हमें पता है जो आईपीस है, क्योंकि हम ये आईपीस की बात कर रहे हैं, तो आईपीस की जो फोकल लेंथ है उसको हमने शो किया था एफ से, इस वजह से मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस को हम लिख सकते हैं 1+d/fe। डी तो आपको पता है ना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन होता है 25 सेंटीमीटर। तो एमओ की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग मालूम कर चुके थे, क्यू अपॉन, ये आ गई QO/PO, और एम की वैल्यू हम लोगों ने अभी भी मालूम कर ली 1+d/fe। तो अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर MO इंटू एम की जगह पे, ताकि टोटल मैग्नीफिकेशन आ जाए। तो ये बन जाएगा आंसर QO/PO 1+d/FE। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इससे मैग्नीफाइंग पावर मिल जाती है हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की।